नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाएं, आप चाहे एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे, टीचर्स एग्ज़ाम सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों, इसे स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक एक मंत्री संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना अपने पद पर रह सकता है। बताना कितनी अवधि तक एक मंत्री संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य बने अपने पद पर रह सकता है। 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष और 3 माह। तो बताना दोस्तों, कोई भी मंत्री जो है विधानमंडल का सदस्य बने कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 6 माह। 6 माह तक दोस्तों वो अपने पद पर रह सकता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर 6 माह के अंदर अगर वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है तो उसकी दोस्तों सदस्यता क्या होती है, समाप्त कर दी जाती है। तो कम से कम 6 माह के अंदर उसको चुनाव लड़ना जरूरी है ताकि वो जो है अपने पद पर बना रह सके। निम्नलिखित में से किस समिति ने वर्ष 1977 में ग्रामीण स्थानीय सरकार को त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। दोस्तों, त्रिस्तरीय प्रणाली वो होती है जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। दोस्तों, इसका सुझाव जो दोस्तों दिया था बलवंत राय मेहता ने। और दोस्तों, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के जनक भी कहलाते हैं। और दोस्तों, इसका इन्होंने गठन 1957 में किया था दोस्तों। और राजस्थान एक में नागौर जिला पहला ऐसा जिला है जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इस त्रिस्तरीय प्रणाली को शुरुआत किया था। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन किसने कहा था। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा, यह कथन किसने कहा था। के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, के.एम. नाम्बियार या हृदयनाथ कुंजरू। तो दोस्तों, ये कथन है के.एम. नाम्बियार का कथन है कि जो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक दोस्तों धोखा है। इसके बाद दोस्तों बता, भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था। किस प्रस्ताव के कारण किया था। किस प्रस्ताव के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसका जो भारतीय संविधान का गठन किया गया था वो किया था दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था। इलंगो बोधिलकम, पर्णम, करिकाल और विष्णु स्वामिनम। तो दोस्तों, इसका जो शिलप्पाधिकारम का जो लेखक था दोस्तों, एक संगम साहित्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये महत्वपूर्ण काव्य है। और दोस्तों, इसको जो लेखक था वो इलंगो अडिगल, इन्होंने इसको लिखा था दोस्तों। ये संगम साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है। इसके बाद दोस्तों, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। कामरूप ने वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने और शंकरदेव ने। दोस्तों, कामरूप जो है अर्थात दोस्तों कामरूप जो असम को कहा जाता है, असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था। तो दोस्तों बनाया था ये शंकरदेव ने असम में वैष्णव धर्म को। वैष्णव धर्म दोस्तों जो है मानने वाले दोस्तों राम और कृष्ण के अनुयायी होते हैं। एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन के शक संबंध का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका प्रकाशन तुल्य वर्ष बताना दोस्तों कौन सा है। तो इसका प्रकाशन तुल्य वर्ष है दोस्तों 499 ईस्वी के आसपास। इसके बाद दोस्तों, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविद्यालय का महाविहार की स्थापना किसने की थी। 8वां का प्रश्न है। तो दोस्तों, इसमें कुमारगुप्त ने, हर्षवर्धन ने, धर्मपाल ने या लक्ष्मण सेन ने। तो दोस्तों, जो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी दोस्तों वो की थी पाल नरेश धर्मपाल ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था ख्वाजा बदरुद्दीन ने, ख्वाजा मुइनुद्दीन ने, शेख अहमद सरेंद्र ने, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। तो दोस्तों, चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। इसका राइट आंसर दोस्तों 9 में का बी है। इन्होंने दोस्तों सूफी मत को स्थापित किया था।
इसके दोस्तों दिल्ली की कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लाहौर स्तंभ किसकी स्मृति में बने है? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष और दोस्तों अनंग पाल। तो दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 10 में का राइट आंसर। तो दोस्तों यह चंद्रगुप्त द्वितीय की दोस्तों स्मृति में बनाया गया है दिल्ली कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण पर से लाहौर स्तंभ। ये दोस्तों लौह स्तंभ है, लाहौर नहीं लौह स्तंभ है, जिसका निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दोस्तों बहुत ही अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गए? दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज या दोस्तों लाहौर। तो दोस्तों ये अपनी राजधानी दोस्तों देवगिरी से दौलताबाद ले गया था, बाद में इसका नाम दौलताबाद कर दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों दौलताबाद है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं 12वें में क्या पूछा गया? 12वें पूछा गया 21 जनवरी को कौन सा जन्म दिवस मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, देवेंद्र नाथ टैगोर का, चंद्रशेखर आज़ाद का। तो दोस्तों जो 21 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस दोस्तों मनाया जाता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इनका जन्म दोस्तों 21 जनवरी 1675 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद निम्नलिखित को सही क्रम में कूट जमाना है, इसमें दोस्तों बताना कौन सा पहले आएगा। तो सी राजगोपालाचारी योजना, बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो सबसे इसको दोस्तों क्रम से जमाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आएगी आपकी सी राजगोपालाचारी योजना। इसके बाद दोस्तों आएगी आपकी दूसरे नंबर पे जो है आपकी बेबेल योजना। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपकी कैबिनेट मिशन योजना थी और चौथे नंबर पे थी आपकी दोस्तों माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना सबसे बाद में आई थी दोस्तों, ये 1947 में थी। इसके बाद दोस्तों इसके बाद जो है माउंटबेटन योजना थी दोस्तों, जो कि सी राजगोपालाचारी योजना, ये इसका गठन किया था दोस्तों 1944 में। बेबेल योजना का गठन किया था दोस्तों 1945 में, और कैबिनेट मिशन का गठन किया था 1946 में, और माउंटबेटन योजना का गठन किया था दोस्तों 1947 में। ये दोस्तों सबसे बाद में आएगी, इसका गठन 1947 में किया गया था, इसको आप याद रखें। माउंटबेटन योजना का गठन 1947 में किया गया था। तो दोस्तों इसका जो है 13वें का जो राइट आंसर दोस्तों वो है ए। इसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? बताना था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? स्वामी सिद्धानंद और मजरुल हक, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दोस्तों डॉक्टर सत्यपाल। इन लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जो है दोस्तों अमृतसर के जालियांवाला बाग में दोस्तों लोग एकत्र हुए थे। देव समाज की स्थापना लेखकों में कौन था? देव समाज के सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री और रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों देव समाज का गठन किया था शिव नारायण अग्निहोत्री, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों के प्रथम कौन थे? तो दोस्तों सबसे पहले कौन से आए थे बताना? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और दोस्तों पुर्तगाली। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा सबसे पहले आए थे हमारे पुर्तगाली आए थे। कौन से आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद दोस्तों आए थे जो है डच, और डच के बाद दोस्तों आए थे अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद आए थे दोस्तों फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे, पुर्तगाली सबसे पहले। वर्ष 1918-43 के एक्ट 5वें में निम्नलिखित में से किस बात को गैर कानूनी बना दिया? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती और गुलामी। तो दोस्तों बताना इसमें किसको बनाया? तो दोस्तों इसमें गुलामी को जो है गैर कानूनी बना दिया, इसको राइट आंसर दोस्तों ये। गुलामी का मतलब होता है दोस्तों दास प्रथा। 18 निम्नलिखित में से किसने पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? तो दोस्तों किसको प्रदान की गई? दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय और स्वामी दोस्तों विवेकानंद। तो दोस्तों माइकल मधुसूदन दत्त को जो है पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, माइकल मधुसूदन दत्त को। निम्नलिखित में किसने वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि यह वह कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, SC
बोस। तो बताना ये कथन किसका है दोस्तों। तो ये कथन है दोस्तों JL नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं गुजरता। बताना दोस्तों कौन सा नगर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं गुजरता। आगरा, भोपाल, इंदौर और दोस्तों ग्वालियर। तो दोस्तों जो भोपाल जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं गुजरता। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से गुजरने वाले शहर हैं वो दोस्तों इस प्रकार हैं। आगरा, दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा से शुरू होता है, आगरा से इंदौर से आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक और बॉम्बे। ये दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है इन शहरों से गुजरता है। आगरा से गुजरता है, इंदौर से गुजरता है, ग्वालियर से, परंतु ये भोपाल से होकर नहीं गुजरता। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना। नेशनल हाईवे 3। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा जो अबरख का उत्पादक राज्य है वो दोस्तों है आपका झारखंड। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। जो भारत के जो कुल अबरख उत्पादन का दोस्तों ये 46% अकेले जो है झारखंड में अबरख का उत्पादन होता है। तो दोस्तों आप इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं 22वां में क्या पूछा गया है। 22वां पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या सुलेमित नहीं है दोस्तों बताना है। ये दोस्तों सिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम और जोजिला जो है कश्मीर। तो बताना है कौन सा दर्रा जो है नहीं है। तो दोस्तों सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये तो बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में है, ये भी सही है। जोजिला दर्रा दोस्तों कश्मीर में है। जबकि जो लिपुलेख दर्रा है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो लिपुलेख दर्रा है दोस्तों ये जो है हमारा उत्तराखंड में है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। लिपुलेख जो दर्रा है ये उत्तराखंड में, बाकी सिपकीला हिमाचल, नाथुला सिक्किम और जोजिला कश्मीर में है। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिकतम लाभ हुआ। तो दोस्तों हरित क्रांति के परिणामस्वरूप सबसे ज़्यादा गेहूँ के उत्पादन में वृद्धि हुई दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है 23 का। इसके बाद दोस्तों है 24 का प्रश्न है लेटेराइट मिट्टियों का प्रधान कहाँ है। लेटेराइट मिट्टियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। मालाबार तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तटीय प्रदेश, बुंदेलखंड में और दोस्तों बुंदेलखंड में। तो दोस्तों जो लेटेराइट मिट्टी है तो सबसे ज़्यादा मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। और दोस्तों मालाबार तटीय प्रदेश जो है केरल के आसपास का जो एरिया है वो मालाबार तटीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। उज्जैन स्थित है दोस्तों बताना। अंतिम प्रश्न है आज का। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को शेयर करें और हमसे जुड़ें। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और हिंदी साहित्य। तो दोस्तों बताना उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत ही IMP क्वेश्चन है। चंबल नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे और नर्मदा नदी के किनारे। तो दोस्तों जैसा कि पता है आपको कि उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों जो दोस्तों क्षिप्रा नदी जो है दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों। और ये इसी के किनारे दोस्तों ओजोन का महाकालेश्वर मंदिर स्थित है उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर इसी क्षिप्रा नदी के बच्चों किनारे पर स्थित है विश्वविख्यात महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों। यहाँ प्रति 12 वर्ष बाद दोस्तों यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसको भी याद रखें। तो दोस्तों उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और दोस्तों इसकी सहायक नदी जो ये चंबल की दोस्तों एक सहायक नदी है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और दोस्तों आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रस्तुति को शेयर कर दें। दोस्तों बच्चों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।